लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हानशन जब आइस फील्ड में घूम रहा था तब वहां पर उसका सामना जूकैंग से हो गया था। हानशन जूकैंग को वहां पर देखकर चौंक गया था, पर जूकैंग ने तो हानशन को देखते ही उसे मारने की कोशिश की थी। हानशन जूकैंग से फाइट बैक करने की काफ़ी कोशिश करता है, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि जूकैंग हानशन से बहुत ज़्यादा पावरफुल था। हानशन बस मरने ही वाला था, पर तभी एंड मोमेंट पर सिल्वर फॉक्स एक्शन लेता है एंड अपने अगले कुछ ही हमलों में जूकैंग को मौत के घाट उतार देता है। अब आगे सिल्वर फॉक्स की पावर ने हानशन को तक चौंका दिया था, और उसकी पावर देख हानशन चौंकने से ज़्यादा खुश था क्योंकि इतना पावरफुल साथी होने की वजह से उसे फ्यूचर में सुपर बीस्ट का शिकार करते वक्त काफ़ी सारी मदद मिल सकती थी। तभी हानशन नोटिस करता है कि जूकैंग का पूरा कोल्ड ऑरा हानशन की बॉडी में फैल चुका है, जिस वजह से हानशन का ब्लड तक जमना शुरू हो चुका है। अगर हानशन ने जल्दी एक्शन नहीं लिया तो उसका खून जम जाएगा एंड उसकी मौत हो जाएगी। ये नोटिस करते ही हानशन जल्दी से कल्टीवेशन के लिए बैठ जाता है। उसे लगता है कि अगर वो जूकैंग के कोल्ड ऑरा को एब्जॉर्ब कर कर उसे पूरी तरह से यूटिलाइज कर लेगा तो इससे उसका फर्स्ट जीन लॉक अनलॉक हो जाएगा। यही सोचते हुए वह ऐसा करना शुरू कर देता है। अचानक से उसकी पूरी बॉडी के अंदर आई जेट स्किन फ्लो होने लगती है, जिस वजह से उसे एक अलग सी पावर अपने बॉडी के अंदर फील होने लगती है। पर तभी अचानक से कुछ ऐसा होता है जैसा होने की हानशन ने कभी कल्पना तक नहीं की थी। अचानक से उसका मिस्टीरियस मंत्रा एक्टिवेट हो जाता है एंड वो हानशन की आई जेट स्किन को दबाना शुरू कर देता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा था, ये हानशन को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। उसे लगता है कि ऐसा शायद इस वजह से हो रहा है क्योंकि वो दो तरह की क्वी प्रैक्टिस टेक्निक की प्रैक्टिस करता है। अभी वो ये सोच ही रहा था, तभी अचानक से पता नहीं उसे क्या होता है एंड वो गुस्से में आकर अपनी गोद में बैठे सिल्वर फॉक्स को झटक देता है, जिस वजह से सिल्वर फॉक्स दूर जाकर गिरता है। हानशन ने अभी क्या किया था ये उसे खुद समझ नहीं आया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो सिल्वर फॉक्स के साथ इतना रूडली बिहेव क्यों कर रहा था। उसने आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं किया था। पर तभी वो नोटिस करता है कि उसका चेहरा अचानक से इमोशनलेस होने लगा है। उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे वो पूरी तरह से गायब हो गए थे एंड उसकी बॉडी से भी सारे तरह के इमोशन अब लगभग खत्म हो चुके थे। ऐसा आखिर क्यों हो रहा था ये उसे समझ नहीं आ रहा था। अब वो बिल्कुल जू फैमिली के लोगों जैसा बनता जा रहा था, जो हमेशा सीरियस रहते थे एंड किसी भी तरह का इमोशन नहीं दिखाते थे। हानशन सोच में पड़ जाता है, शायद ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आई जेड स्किन के अंदर कोई प्रॉब्लम है। जब भी कोई इसे प्रैक्टिस करता है तो वक्त के साथ वो इमोशनलेस होता जाता है। मैं भी इमोशनलेस होता जा रहा था। जब ये बात मिस्टीरियस मंत्रा ने नोटिस की तो उसने जल्दी से आई जेड स्किन को दबाना शुरू कर दिया ताकि वो मुझे इमोशनलेस होने से बचा सके। यहाँ पर हानशन को दो चीज़ें समझ आई थी। पहली चीज़ तो ये थी कि हानशन की आई जेड स्किन उसे इमोशनलेस बना सकती थी एंड दूसरी चीज़ ये थी कि अगर हानशन मिस्टीरियस मंत्रा का यूज़ करता है तो वो अपनी आई जेड स्किन को दबा सकता है। यही सोचते हुए हानशन जल्दी से जू कैंग के सारे कोल्ड ऑरा को यूटिलाइज करने लगता है एंड अपनी पावर बढ़ाने लगता है। उसे अब इस बात का डर नहीं था कि वो इमोशनलेस बन जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी होता तो मिस्टीरियस मंत्रा का यूज़ कर कर आई जेड स्किन की पावर को दबा सकता था। इसी सोच के साथ वो कल्टीवेशन किए जा रहा था। कल्टीवेशन करते करते उसे कितना वक्त बीत गया था ये उसे खुद पता नहीं चला था। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है एंड हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हानशन अब एक स्नोमैन बन चुका था। उसके चारों तरफ बर्फ इकट्ठा हो चुकी थी। उसके पास ही सिल्वर फॉक्स बैठा हुआ था जो उसकी रक्षा कर रहा था। तभी वहां पर दो लोग आ जाते हैं जो ऐसे ही घूमते घूमते वहां पर आए थे। पर जब वो लोग हानशन और सिल्वर फॉक्स को वहां पर देखते हैं तो वो सोच में पड़ जाते हैं, आखिर यहाँ पर ये स्नोमैन कहाँ से आया। क्या सिल्वर फॉक्स ने उसे बनाया है? लेकिन एक सिल्वर फॉक्स एक स्नोमैन कैसे बना सकता है? ये सोचने के साथ साथ वो थोड़ा सावधान भी थे क्योंकि उन्हें डर था
कि कहीं ये सिल्वर फॉक्स जैसा बीस्ट उन पर हमला ना कर दे। पर जब काफ़ी देर तक वो सिल्वर फॉक्स कुछ नहीं करता है, तो वो लोग आगे बढ़कर उस स्नोमैन के पास जाते हैं एंड उसे चेक करने लगते हैं। वो अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर की बर्फ हटा रहे थे, लेकिन जैसे ही उसकी स्वॉर्ड बस उस स्नोमैन को टच होने वाली थी, उससे कुछ सेकंड पहले एक हाथ आकर उनकी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है एंड एक झटके में उनकी स्वॉर्ड को दो टुकड़ों में तोड़ देता है। एंड इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते, अचानक से एक आदमी उठता है एंड जल्दी से सिल्वर फॉक्स को अपने हाथों में पकड़कर वहां से तेजी से भाग जाता है। आज यहाँ पर जो भी हुआ था उसने इन दोनों को चौंका दिया था, पर अब इन दोनों को लगने लगा था कि शायद अभी वो लोग जिससे मिले थे वो कोई ह्यूमनॉइड बीस्ट था। यही सोचकर वो लोग राहत की सांस लेते हैं कि उस ह्यूमनॉइड बीस्ट ने इन पर हमला नहीं किया। इधर हाइंशन वहां से ब्लैक गॉड शेल्टर आ जाता है। ब्लैक गॉड शेल्टर में वो नोटिस करता है कि आईजेट स्किन को प्रैक्टिस करने की वजह से उसकी प्रेडिक्शन की पावर एंड उसकी थिंकिंग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। साथ ही साथ अब वो चीज़ों को बहुत बारीकी से नोटिस कर सकता है, लेकिन इस वजह से उसका दिमाग, उसका मन इमोशनलेस होता जा रहा था। ये बात नोटिस कर कर हाइंशन थोड़ा अजीब फील कर रहा था। अच्छी बात ये थी कि उसके पास मिस्टीरियस मंत्रा था, वरना वो भी जू फैमिली के लोगों के जैसा इमोशनलेस बन जाता। हाइंशन ये सब सोच ही रहा था, तभी वहां पर जुईवेन आ जाता है, जो हाइंशन को देखते ही कहता है, भाई हाइंशन, क्या आपके पास मुझे पढ़ाने का टाइम है? तो इस पर हाइंशन कहता है, नहीं, अभी मैं कुछ ज़रूरी कामों में उलझा हुआ हूँ। तो जुईवेन पूछता है, क्या मैं जान सकता हूँ वो ज़रूरी काम क्या है? तो इस पर हाइंशन उसे बताता है, अगले कुछ ही दिनों में मैं एक रॉयल शेल्टर पर हमला करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं उस पर अकेले हमला नहीं करूँगा। उस हमले में मेरा साथ देंगे स्टारविल शेल्टर और फिलिप शेल्टर। मैं अभी के लिए उनके पास जाकर बस उनसे इस प्लान के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ एंड उनका साथ मांगना चाहता हूँ। तो ये सुनकर जल्दी से जुईवेन आगे आकर कहता है, अगर ऐसी ही बात है तो क्यों ना आप एक काम मुझे सौंप दें। अगर आप मुझे काम सौंपेंगे तो मैं पूरी ईमानदारी के साथ इसे कंप्लीट करूंगा। हाइंशन को भी इसमें कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं पड़ती है, इसलिए वो कहता है, ठीक है, अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो कर सकते हो, मैं ये जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूँ। ये कहकर हाइंशन वहाँ से रोका प्लेनेट आ जाता है एंड जल्दी से ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर लॉग इन करता है। उसने काफ़ी टाइम से अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक्स की प्रैक्टिस नहीं की थी, इस वजह से आज उसने प्लान किया था कि ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर लॉगिन कर कर वो अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक की प्रैक्टिस करेगा। वो जल्दी से मैच मेकिंग के लिए डाल देता है एंड कुछ ही पलों में उसकी मैच मेकिंग भी हो जाती है। इस बार उसका अपोनेंट डांसर नाम का एक बंदा था। डांसर नाम देखकर हाइंशन को थोड़ा अजीब फील हो रहा था, लेकिन फिर उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। इधर जैसे ही हाइंशन मतलब कॉइन ऑनलाइन आता है तो पूरे रोका प्लेनेट पर बवाल मच जाता है। जल्दी से टैंग जैन का एक दोस्त उसे फ़ोन कर कर बताता है कि अभी के लिए कॉइन ऑनलाइन आ चुका है एंड ये सुनकर टैंग जैन भी जल्दी से स्पेक्टर के तौर पर कॉइन और उसके अपोनेंट की फाइट को ज्वाइन करता है। वो अकेला नहीं था जो इस फाइट को देखने आया था, बल्कि बहुत से लोग थे जो इस फाइट को देखना चाहते थे, पर बहुत ही जल्द स्पेक्टर्स की लिमिट भर चुकी थी। इस वजह से कुछ लोग चाहकर भी इस फाइट को नहीं देख पाते हैं। इधर वर्चुअल एरिना में कॉइन फाइट के लिए एंटर करता है, पर जब वो इतने सारे स्पेक्टर्स को देखता है तो बेचारा मजबूरी में अपना सिर हिलाने लगता है। ये सभी स्पेक्टर्स उसे लगातार चीयर करते जा रहे थे, पर इतने सारे लोगों को वहां देखकर हाइंशन परेशान हो चुका था। इधर हाइंशन का अपोनेंट उसका फैन था, लेकिन वो हाइंशन को बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं आंकता था। इस वजह से वो हाइंशन पर कोई दया भी दिखाने वाला नहीं था। अगले कुछ ही पलों में उनकी फाइट शुरू हो जाती है। डांसर हाइंशन को एक पंच मारता है। हाइंशन को लगता है वो डैशिंग बॉक्सिंग पंच है, इस वजह से उसे जल्दी से डॉच कर देता है, क्योंकि उसे डॉच करना ही एकमात्र सही ऑप्शन था। पर यहाँ पर हाइंशन गलत था, क्योंकि ये कोई डैशिंग बॉक्सिंग पंच नहीं बल्कि मैकेनिकल पंच था। इसी का फायदा उठाकर जल्दी से डांसर हाइंशन पर कई सारे हमले करता है। डांसर के इतने अजीब से एक्शंस ने
एंड उसकी स्ट्रेटेजी ने सभी को चौंका दिया था। सभी उसकी तारीफ भी करने लगे थे क्योंकि उसने कॉइन को तक धोखा दे दिया था। टैंग जैन और लिन फैंग जो इस फाइट को देख रहे थे, उन्होंने भी मान लिया था कि डांसर सच में काफ़ी ज़्यादा चालाक है एंड उसकी क्लोज कॉम्बैट स्किल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। डांसर रुकता नहीं है एंड वो कॉइन को एक के बाद एक पंच मारकर उसे पीछे हटने पर मजबूर करता जाता है। कॉइन कमबैक करने की काफ़ी कोशिश करता है लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। डांसर उस पर हमेशा हावी पड़ जाता था एंड उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया करता था। डांसर और सभी को लग रहा था कि अब तो डांसर ही जीतेगा, पर तभी अचानक से एक बंदा नोटिस करता है कि यहाँ पर तो कॉइन हेवनली गो का यूज़ कर रहा है एंड डांसर को अपने जाल में फंसा रहा है। ये सभी वॉरियर गॉड फाइटिंग क्लब के मेंबर थे। ऐसे में ये लोग आसानी से हेवनली गो को पहचान गए थे, पर अब इनके मन में ये सवाल आ गया था कि आखिर कॉइन हेवनली गो को कैसे जानता है। क्या क्वीन ने उसे सिखाया है या फिर कहीं कॉइन वॉरियर गॉड फाइटिंग क्लब का मेंबर तो नहीं है। ये लोग इसी बारे में सोच रहे थे, पर इनमें से किसी के पास भी अपने इन सवालों का जवाब नहीं था। सभी कंफ्यूजन के साथ बस एक दूसरे को देख रहे थे। वहीं डांसर को भी अब समझ आने लगा था कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो पहले ही कॉइन के जाल में फंस चुका था। एंड इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, कॉइन मौका देखता है एंड मौका देखकर उसके हमले को डॉच करता है। एंड उसके सभी हमलों को डॉच करने के बाद उसे एक जोरदार पंच मारकर एक ही पंच में उसे मैच से बाहर कर देता है। कॉइन ने एक ही पंच में डांसर को हरा दिया था। इस चीज ने सभी को चौंका तो दिया था, लेकिन अब सभी उसकी पावर से और ज्यादा इंप्रेस हो गए थे एंड सभी ने मान लिया था कि कॉइन को हराना लगभग नामुमकिन है। कॉइन जल्दी से दूसरी मैच मेकिंग के लिए अप्लाई कर देता है। जब सभी ये देखते हैं तो वो लोग भी जल्दी से मैच मेकिंग पर क्लिक कर देते हैं। वो लोग मौका ढूंढ रहे थे कि काश उन्हें एक बार कॉइन का अपोनेंट बनने का मौका मिल जाए। इस मौके को डोंगमू भी तलाश रहा था। उसने भी मैच मेकिंग के लिए अप्लाई कर दिया था एंड कोइंसिडेंस की वजह से या कहो उनकी किस्मत की वजह से उसका अप्लाई अप्रूवल भी हो चुका था एंड अब वो कॉइन का अपोनेंट बन चुका था। हानशैन को भी इस पर भरोसा नहीं हो रहा था कि उनकी डेस्टिनी एक और बार उन्हें एक दूसरे के आमने सामने ले आई है। वहीं टैंग जैन और लिन फेंग तो आपस में बातें कर रहे थे कि ये दोनों तो एक दूसरे के दुश्मन बनने के लिए ही पैदा हुए हैं। दोनों एक दूसरे से कभी दूर जा ही नहीं पाते हैं। जब भी वो लोग सामने आते हैं तो उनकी फाइट ज़रूर होती है। वहीं अब डोंगमू अरीना पर आ जाता है। उसकी काफ़ी सारी फीमेल फैंस थी जो उसे लगातार चीयर करती जा रही थी। देखने में वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था, इस वजह से उसकी इतनी सारी फीमेल फैंस थी एंड वो लोग उसे इस बात के लिए चीयर कर रही थी कि वो कॉइन को हरा सकता है। लेकिन वहाँ मौजूद लड़के अभी के लिए कॉइन को ही चीयर कर रहे थे क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि कॉइन को कोई हरा ही नहीं सकता है। वहीं कॉइन जब ये देखता है कि लड़कियां सिर्फ डोंगमू को चीयर कर रही हैं, वहीं लड़के उसे चीयर कर रहे हैं, तो बेचारे को डोंगमू से जलन होने लगती है, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकता था। इस वजह से उसने डिसाइड किया था कि वो डोंगमू को हरा कर रहेगा। वहीं जब रिपोर्टर फैंग को इस बारे में पता चलता है तो वो जल्दी से इसकी एंकरिंग करना शुरू कर देता है। वो सभी से कहता है, तो फाइनली इतने सालों बाद कॉइन और डोंगमू दोनों आमने सामने आ ही गए हैं। देखिए, मैं कॉइन का लॉयल फैन हूँ, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि डोंगमू के साथ पिछली बार जैसा ना हो, वो पिछली बार जैसा बुरी तरह से ना हारे। तो इस पर काफ़ी सारे लड़के उससे पूछते हैं कि जब तुम कॉइन के लॉयल फैन हो तो आखिर में तुम डोंगमू के फेवर में क्यों बोल रहे हो। तो इस पर रिपोर्टर फैंग मुस्कुराते हुए कहता है, डोंगमू की फैंस काफ़ी सारी लड़कियां हैं। अगर गलती से भी मैंने उन्हें प्रोवोक कर दिया तो मुझे पूरी ज़िंदगी सिंगल रहना होगा एंड मैं पूरी ज़िंदगी सिंगल नहीं रहना चाहता हूँ। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। इधर बैटलफील्ड पर डोंगमू कॉइन से कहता है, अगर आज की ये फाइट मैं जीता तो तुम्हें मुझे ये बताना होगा कि तुम्हारी रियल आइडेंटिटी क्या है। तो इस पर कॉइन कहता है, ठीक है, लेकिन अगर आज की फाइट मैं जीता तो ये हमारी आखिरी फाइट होगी।
अगर मैं जीत गया तो इस फाइट के साथ हमारी दुश्मनी भी खत्म हो जाएगी एंड फिर हम फ्यूचर में कभी भी ना ही एक दूसरे के बारे में बात करेंगे एंड ना ही एक दूसरे से फाइट करेंगे। इस पर डोंगमू भी मान जाता है। उसे मानता देख सभी चौंक गए थे, पर उन्हें समझ आ रहा था कि डोंगमू के पास यही एकमात्र ऑप्शन है। अगर वो ये शर्त नहीं मानता तो कॉइन फाइट करने से पीछे हट जाता एंड फिर डोंगमू कभी भी कॉइन से फाइट नहीं कर पाता। लेकिन अगर वो ये शर्त मान लेता तो कम से कम उसके पास एक बार तो कॉइन से फाइट करने का मौका होता। यही सोचकर उसने कॉइन की शर्त मान ली थी। इधर रिपोर्टर फैंग ने इस मैच को ऑब्जर्व करने के लिए एंड इस पर अपनी राय देने के लिए एक एक्सपर्ट को बुलाया था, जिनकी ये 100 साल से भी ज़्यादा की थी। वो भी एक इवॉल्वर थे। ऐसे में उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। रिपोर्टर फैंग कहता है, मिस्टर लूंग, आपको क्या लगता है आज की ये बैटल कौन जीतेगा? तो इस पर मिस्टर लूंग कहते हैं, मैंने कॉइन की हर एक फाइट देखी है। इस वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन मैं डोंगमू के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ, इसलिए आज मैं क्लियरली नहीं कह सकता हूँ कि आखिर ये फाइट कौन जीतेगा। एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड आज यहीं पर ख़त्म हो जाता है।